अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। ठीक इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम का धुआं भी हवा में उड़ रहा है, लेकिन हुकूमत है कि 27वीं तरमीम के हवाले से इकरार भी कर रही है और इनकार भी। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक की कहानी भी सामने आई। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत नई तरमीम का शोशा छोड़कर अभी सियासी दर्जा हरारत चेक कर रही है। अभी पानी की गहराई नापना मकसूद है, क्योंकि हुकूमत के कुछ लोग नई तरमीम लाने की बात कर रहे हैं और कुछ इससे इनकारी हैं। यानी हुकूमत की सफ़ों में इस हवाले से यकसुई दिखाई नहीं दे रही। इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पर भी हुकूमत यही कहती रही कि वो कोई तरमीम नहीं ला रही, और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। और अब भी ये मुमकिन है कि हुकूमत 27वीं तरमीम को मौका देखकर मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दे। बहरहाल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ तो नई आईनी तरामीम की हकीकत से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई भी तरमीम लाने का इरादा नहीं है। अब ये बात भी हकीकत है कि हुकूमत को 26वीं आईनी तरामीम के बाद वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके जो वो हासिल करना चाहती थी। सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उन्हीं दो जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को अपने दाएं बाएं बिठाया, जिससे हुकूमत नाला दिखाई देती थी। और यही वजह है कि अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के लिए बिल असम्बली में पेश करना चाहती है। और फिर इससे बढ़कर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज भी कर रखा है और इस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा भी है। और अगर मौजूदा सूरत हाल में फुल कोर्ट बन जाता है तो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस होने वाली तरमीम को जो है वो कलअदम करार दे दे, इसको स्ट्राइक डाउन कर दे, इसको रोल बैक कर दे, और ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते हैं और आईनी बेंच का मामला भी खत्म हो जाता है। अब यही वजह है कि तासुर उभर रहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इसलिए इजाफा करना चाहती है ताकि बनने की सूरत में गेम हुकूमत के हाथ से निकल ना सके। अब हुकूमत जुमे के रोज लाइकली जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश करने जा रही है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। अब अगर मुमकिन बिल पेश करने की टाइमिंग देखें तो इस बात के इम्कानात तो है कि जजेस की तादाद किस खास मकसद के लिए बढ़ाना चाहती है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हुकूमत को जहाँ जहाँ अपने मकसद के लिए बिल्स लाने की ज़रूरत पड़ रही है वो बिल्स ला रही है। तो ऐसे में हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी ला सकती है। और अब अपोजिशन की तरफ से तो ये शोर उठ रहा है कि हुकूमत नई तरमीम में वो कुछ लाना चाहती है जो वो 26वीं तरमीम में नहीं ला। अब 26वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतें लाने की खबरें भी गर्म हो रही हैं, लेकिन हुकूमत ने दबाव में इस शख्स से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। लेकिन पीटीआई अब इस खदशे का इजहार कर रही है कि हुकूमत 27वीं तरमीम में फौजी अदालतों से मुताल्लिक शक को लाएगी। देखना तो ये है ना कि ऑपोजिशन 27वीं तरमीम के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर सकेगी या फिर हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम की तरह ये तरमीम भी आसानी मंजूर कराने में कामयाब होगी। ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल पीटीआई हुकूमत के रास्ते के आगे बंद बांध रही है। जुडिशल कमीशन के हवाले से भी अरकान को शामिल करके हुकूमत के आगे मज़ामत करना चाहती है। अब खबर यह है, और खबर के मुताबिक पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 6 नामों की फहरिस्त तैयार की है। 6 नामों में पीटीआई के साबिका जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पुराने और कानूनी इल्म रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस को जुडिशल कमीशन में तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर उमैर न्याजी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल किया गया है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफ़र को रखा गया है। बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर उमैर न्याजी का नाम हतमी होने पर बैरिस्टर गौहर का नाम निकाला जाएगा। अब इसके अलावा एक और अहम पेशरफ जो हुई है वो ये है कि पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। और दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जज कौन होगा ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई किया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए हाजिर सर्विस जजेस के नाम वापस हो गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को ख़त्म कर देती है और हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील देने के फैसले को बहाल करती है तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अमल में आएंगे और धांधली से मुताल्लिक केसेस सुनने का अमल भी तेज़ होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। सारे बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी कोई एहतजाज का इरादा रखती है या जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद
इत्मीनान है, बहुत ज्यादा मुतमईन है पीटीआई अब? रिहान भाई, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जिस तरह आइन पर खुद को हमला किया गया है, आज़ाद अदलिया पर जिस तरह हमला किया गया है, सिर्फ फार्म 47 की जाली हुकूमत बचाने के लिए, और जो 26वीं तरमीम की गई हैं, वो हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा करके, एमएनएस को उनको अरबों रुपए की ऑफर्स करके उनको तोड़ के, हमारा उस पर इतराज है कि हमें तो, मैं फिर कह रहे, सारे जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और याया अफरीदी साहब बतौर जज, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। तो हम तो डे वन से ये कह रहे थे कि जो सीनियरिटी का असूल है, जो अल जिहाद ट्रस्ट केस में फाइनलाइज हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सैयद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? वो अगर आप स्टेटमेंट देख ले ख्वाजा आसिफ साहब की कि 25 तारीख तक अगर हम लोग तरमीम नहीं करते तो हमारा तो ये जो इलेक्शन है ये खुल जाएगा, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़े एक्टिव रहे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है ये जज मैनेज नहीं कर सकते, इनसे जजेस कंट्रोल नहीं सकते। काजी फाइज साहब बड़ा जबरदस्त जज था। अब मुझे बताइए कि इसका टारगेट क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है, जो जाली निजाम है, इनको पता है कि जब जजेस बैठेंगे, हमारी पिटीशन वहां मौजूद हैं, और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता है कि ये इस वक्त 17 सीटों के साथ वफाकी हुकूमत बनी हुई है। ठीक, बस साहब, ये तो जस्टिस याया अफरीदी के दौर में भी हो सकता है, इसके लिए क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस होना जरूरी समझते हैं आप? नहीं, आपने तारिक मेरी बात को फॉलो नहीं किया। मैंने ये कहा कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि एक सेट प्रिंसिपल है कि सीनियरिटी के असूल पर जजेस लगाए जाते हैं। आप देख लीजिए कि ये मसला कहां से शुरू हुआ। जब 8 जजेस ने ये जजमेंट दी कि तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीट्स है खवातीन की वो दी जाए, मिनॉरिटी सीट्स दिए जाए, वहां पर आप देख लीजिए कि ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया और जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो आपकी जो तहरीक होगी या जो एहतजाज आप करेंगे, वो किस बात के खिलाफ करेंगे? इस बात के खिलाफ करेंगे कि जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस क्यों बनाया, या फिर कोई और वजह होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जिस तरह इन्होंने वारदात डाली है, जिस पर आइन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के दरमियान, ये हमारे हकूक का मसला होता है, बुनियादी इंसानी हकूक का मसला होता है। आजाद अदलिया, आपको पहले ही पता है कि हमारी अदलिया के हालात है। जिस तरीकाकार से इस फार्म 47 की जाली हुकूमत ने इस पार्लियामेंट को, जो नामुकम्मल थी, सेनेट नामुकम्मल था, लोगों की माँ बहनों बेटियों को उठाया गया, हम उस तरीकाकार पे इतराज है, हमें जजेस पे हरगिज़ इतराज नहीं है। फिर कह चुका हूं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम तो वो बात कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, जस्टिस मुनीब साहब हो, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हो, ये 3 मोस्ट सीनियर जजेस थे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस हुकूमत ने, जिसका कोई आईनी जवाब नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि ये लोग 8 फरवरी को इलेक्शन हार चुके थे। यानी अब भी आप ये चाहते हैं शौकत बसर साहब के जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हों? यानी अल्टीमेटली तो अगर कोई चीज आपको देखें, हम ये चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो बनाई गई है, हम इसको चैलेंज करने भी जा रहे हैं, इसका खात्मा हो, ताकि आइन को, जो आइन पर हमला हुआ है, आइन में फिर तो आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स या रोल बैक हो सकती है? अभी भी सुनिए, मेरी गुजारिश सुन लें। पाकिस्तान का आइन वाहिद डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की जामन है, जो फेडरेशन की अलामत है। पहले ही पूरे सूबों के अंदर आग लगी हुई है, और दूसरा आपने आइन पर हमला कर दिया, और सबसे बड़ी पार्टी का लीडर इमरान खान, जो इस फेडरेशन को इकट्ठा रख सकते हैं, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं, आपने। मैं बसर साहब यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स या रोल बैक हो सकती है? मेरा अपना ख्याल है, बतौर एक वकील के, बतौर एक सियासी कारकुन के, मेरी सोच भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये जो आईनी तरमीम हुई है, ये तरमीम सिर्फ और सिर्फ हमारे आइन पे हमला हुआ है, आजाद अदलिया पे हमला हुआ है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हुआ है। यकीनी तौर पर जब फुल कोर्ट बैठेगी तो ये आईनी तरमीम जो है ये खत्म हो जाएगी। फुल कोर्ट का मतलब 17 जजेस? तो जाहिर है इसके ऊपर फुल कोर्ट ही बनेगी ना। नहीं, लेकिन हुकूमत तो जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है। लाइकली फ्राइडे को बिल टेबल होने जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर
27 करने की सिफारिश होगी? अल्लाह आपका भला करे, यही बात तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ नुक्ता नजर क्या है, मुद्दा क्या है कि जिस पे इन्होंने सैयद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका, 26वीं तरमीम की, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने वहां पर अगवा किया, माओ बहनों बेटियों को आपने रात देखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारी चौधरी इम्तियाज साहब एमएनए हैं पीटीआई के मंडी बहाउद्दीन से, उनकी बेगम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, किस तरह उनकी बेटियों को घसीटा गया, किस तरह उनके बेड नहीं तो मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम फिर रोल बैक या रिवर्स कैसे होगी? प्रैक्टिकली इसके कितने इम्कानात मौजूद हैं? हुकूमत तो जजेस की तादाद भी बढ़ाने जा रही है, फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल कोर्ट बैठेगा तो ये मामला हल हो जाएगा? देखिए तारिक भाई, हमारा काम है कि जो गैर आईनी तरीका इख्तियार किया गया, गैर जमहूरी तरीका इख्तियार किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के, बतौर एक कानूनदान के, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह होने के, जिसके सरबराह इमरान खान है, उनका एक वर्कर होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम जो गैर आईनी तरीके से हुई हैं, ये रोल बैक हो और सुप्रीम कोर्ट इनको स्ट्राइक डाउन करे। देखिए, हुकूमत तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी तब्दील करने का इरादा रखती है, जजेस की तादाद भी बढ़ने जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ना हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्ट हो कि आप इधर उधर एहतजाज करते रहें और करने वाले अपना काम पार्लियामान के अंदर कर जाएं, जिसके बाद जो इम्कानात है वो मजीद मादूम हो जाए आपके लिए कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स या रोल बैक हो। आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत हर तरीका इख्तियार करेगी, हर वारदात डालेगी कि किसी ना किसी तरीके से ये इलेक्शन ना खुल जाए। आप मेरी उस बात पे नहीं आ रहे जो ख्वाजा आसिफ का बयान है कि 25 आखिरी डेट थी 25 अक्टूबर काजी फायज ईसा के रिटायर होने की। वो सर बात अब उससे आगे निकल गई ना, असल में बात यह है कि बसरा साहब अब बात आगे निकल गई है ना। अब तो 25 अक्टूबर निकल गई, अब तो सर 29 अक्टूबर आ गई है। तो आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी ये मामला टेकअप होंगे, अब तो जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जिन पे आपको बहुत ज्यादा एतराज था, तो आज की सुप्रीम कोर्ट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या तवक्को है आपकी? जस्टिस याहिया अफरीदी से क्या तवक्को लगाए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट से हम ये चाहते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी हो और जो आइन हमारा कहता है उसके मुताबिक फैसले हों। ये इमरान खान साहब जिस रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, जिसके लिए आज वो बेगुनाह 1 साल 3 महीने से जेल में बंद है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान को कोई चीज बचा सकती है तो वो रूल ऑफ लॉ बचा सकता है, कानून और आइन की हुक्मरानी बचा सकता है। तो आज भी आपको लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन सकते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 26वीं तरमीम जो है ये स्ट्राइक डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली अगले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे, क्योंकि मैं 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है इसमें ये एक कंपोनेंट है। इन लोगों ने ये किया कि उसके अंदर एक तरमीम डाल दी कि 3 जजेस का पैनल होगा, उसमें से एक जज बनाया जाएगा। हमारा मौकफ क्या है कि ऑलरेडी एक प्रिंसिपल सेट है, गुज़श्ता 25-30 सालों से अल जिहाद ट्रस्ट केस में सेट कर दिया कि जो मोस्ट सीनियर होगा, आज तक अब जो मोस्ट सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस। नहीं, वो तो था ना सर, 26वीं आईनी तरमीम से पहले तक ऐसे ही था जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अभी इस तरमीम के होने के बाद मामलात मुख्तलिफ हो गए। मेरा सवाल यह है कि क्या ये प्रोसेस इतना ही सादा होगा, इतना आसान होगा कि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाए और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी बन जाए? आपको लगता है कि इतनी आसानी से हुकूमत या जो कंसर्न क्वार्टर्स है वो ये होने देंगे? मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो इस हुकूमत को हुकूमत कहना बंद करें। हुकूमत आवाम के वोटों से होती है, जिसको लोग वोट देते हैं। अगर नवाज शरीफ जो एक पार्टी का सरबराह है, अगर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन हार गई, शहबाज शरीफ जो जाली वजीर आजम है वो इलेक्शन हार गया, तो फिर कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्लियामेंट? मैं ये पूछ रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो रोल बैक होने का प्रोसेस है इतना ही आसान और सादा होगा जितना आप कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आइन की तशरीह करने का इख्तियार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट को यह कहा जाता है कि कानून बनाने का इख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि लड़की को लड़का डिक्लेयर कर दे। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि दिन को रात डिक्लेयर कर दे, वो गर्मी को सर्दी में कन्वर्ट कर दे। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इंटीरियर मोटिव क्या है कि अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने खुद को हमला कर दिया है। अगर आज
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजर्व सीटें हमें मिली होती, मुझे बताइए इस हुकूमत का कहां वजूद होना था, इस हुकूमत ने कहां रहना था। 2/3 मेजोरिटी 8 फरवरी को हमें दी, उस वक्त भी इन्होंने हमारी 2/3 मेजोरिटी फॉर्म 47 की तब्दील कर दी। कौन कौन लोग थे? यही इलेक्शन कमिश्नर, यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इस जाली निजाम और जाली हुकूमत की। ठीक, लास्टली बसर साहब, आपकी लीगल टीम बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। आपको लगता है कि आपकी लीगल टीम इतनी कॉम्पिटेंट या इतना पोटेंशियल उसमें है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवा पाएगी और कन्विंसिंगली करवा लेगी? हमारी लीगल कमेटी जो है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उसके अंदर। आपने देखा कि हमारे सलमान अकरम राजा जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारी लीगल कमेटी को हेड करते हैं। उनके अपने आर्गुमेंट्स रिजर्व सीट्स में सुने थे और उसके बाद ही हमें वो रिजर्व सीट्स मिली थी, याद है ना आपको। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त काजी फाइज ईसा जैसा मुतस्सिब जज, जिसने बायस था जिसका इमरान खान साहब के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हर वो केस जो उनके पास लगता था पूरी कौम जानती थी इसका फैसला हमारे खिलाफ आएगा, इसके बावजूद कि खान साहब और हम खुद उनको इन राइटिंग कह चुके हमारे केसेस ना सुने, अब हम ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं। इंशाल्लाह हमारी लीगल कमेटी ने पिटीशन कुछ फाइल कर दी हैं, कुछ फाइल करने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि जो 2 साल से पाकिस्तान में जंगल का कानून था। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए दिन भर वोटिंग का अमल जारी रहा। अभी गिनती का अमल जारी है और नताइज बतदरीज आना शुरू हो गए हैं। लाहौर रजिस्ट्री के नताइज अब से कुछ देर पहले सामने आए हैं और आज़ाद जो ग्रुप है उसके मियाँ रऊफ़ बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। लाहौर रजिस्ट्री के अंदर मियाँ मोहम्मद रऊफ़ अता हैं, जिन्होंने अब तक 556 वोट एज़ फार एज़ लाहौर रजिस्ट्रीज कंसर्न तो हासिल किए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल मुनीर अहमद काकड़ जो हैं वो 486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर भी जो है वो कांटे का मुकाबला है। इसके लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के मलिक जाहिद असलम अवान जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर में मुकाबला हो रहा है। बज़ाहिर अब तक के नताइज में मियाँ रऊफ़ अता का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। डेरा इस्माइल खान से इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियाँ रऊफ़ और उन्होंने जो अब तक वोट हासिल किए हैं वो सबसे आगे दिखाई देते हैं और प्रोफेशनल ग्रुप जो है उसके बाद नज़र आता है। और मियाँ रऊफ़ अता जो है उनको हुकूमत की सपोर्ट भी, हसरत अली आज़ाद साहब जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन खास तौर पे मारूजी हालात में ये इलेक्शन खासा अहमियत का हामिल है। 26वीं आईनी तरमीम के बैकड्रॉप में भी और फिर जो जुडिशल फ्रंट के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं उस बैकड्रॉप में भी, तो टर्नआउट तो खासा अच्छा रहा आज के इलेक्शंस में। क्या कोई तब्दीली, गैर मामूली तब्दीली भी मुतवक्के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्नआउट वकीलों के इलेक्शन में तकरीबन 80 से 95% तक होता है हर इलेक्शन में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन वकीलों का ये होता है कि वकील अगर इलेक्शन के अंदर सामने होके वोट ना भी दें तो वो ज्यादातर मेरिट पे वोट देते हैं। ये वकीलों का खासा रहा है और वो सारी चीजों को देख के, मुल्की हालात, आइन, कानून, उसको देख के ही वोट करते। तो मुझे बताइए सर कि ये जो इलेक्शंस हैं इसका 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो नई कॉम्पोजिशन है जुडिशल कमीशन की, उसको लेके कितना वेटेज होगा और कितना परेशानी का बाइस बन सकता है आईनी तरमीम पास कराने वालों के लिए? ये तो सच्ची बात है। अगर मेरिट पे पूछे तो लोगों के अंदर गमो गुस्सा तो बहुत है। मैं बहुत सारे वकला से मिला हूँ जिन्होंने इस चीज का बहुत रंज और गुस्से का इजहार किया है। और आपको पता है कि जो वकील है वो फिर बैलेट के जरिए तब्दीली लाते हैं, सामने वो बात करे ना करे, और मोस्टली करते भी हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। आज़ाद साहब, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे को टेबल कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कुछ तब्दीली की जो बाज़गश्त है वो भी सुनाई दे रही है। तो कुछ तब्दीलियां तो हो गई, लगता ही है कि बहुत सारी तब्दीलियां अब एपिसोड्स में आएंगी और उसको पार्लियामान से मंजूर कराया जाएगा। जो हुकूमत ने 26वीं तरमीम की, हमने तो उसको एल टोटो रिजेक्ट किया था, लेकिन मैंने कई मरतबा इस चीज का इजहार किया कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इन्होंने बनाया था तो 1 साल भी नहीं चला था, इन्हें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि ये बदलती हर घंटे के बाद जो सूरत हाल है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए।
लेकिन इनकी ख्वाहिश होगी हुकूमत की कि वो पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर ही बिठाए रखे, चूंकि इस मुल्क के अंदर हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर दिन ब दिन आपको एक बदलती हुई सूरत हाल नजर आएगी। इसलिए ये कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि कुछ तरमीम जो है ना बना के और कुछ बिल अपने पास ऑलरेडी ये जेब में रख ले, चूंकि किसी वक्त भी कोई सूरत हाल पैदा हो उसके मुताबिक वो ला के तो उससे फायदा हासिल किया जा सकता है। चले, ये तो पार्लियामान कर रही होगी ना, और आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा कंसिस्टेंटली देखने को मिलेगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चेंज आई है जस्टिस काजी फाजीसा के बाद, अब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई प्रीएम्प्ट किया जाएगा जजेस की जानिब से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद? अब अगली फुल कोर्ट मीटिंग होगी, तो कोई प्रीएम्प्ट करते हुए आप देख रहे हैं कि जजेस की जानिब से भी कोई इकदाम होगा? देखिए, मैं इस पे तो एक चीज का इजहार करना चाहूंगा कि हमारा तो शुरू से मुतालबा रहा है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए था। जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसी को प्रिवेल करना चाहिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है और मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब का तल्लक है, ही इज अ थारो जेंटलमैन, थारो प्रोफेशनल, इंटेग्रिटी वाले और प्रोफेशनल जज है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं, और मुझे लगता है ऐसे कि जो आइन और कानून की बालादस्ती और आजाद अदलिया का जो हम प्रिंसिपल, जिसका हम हमेशा दाई भी रहे और नारे भी लगाते रहे और उसके लिए जदोजहद भी की और करते रहेंगे, मुझे लगता है ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे तरमीम जैसे 26वीं है वो भी पेंडिंग है, जो 12 जुलाई वाली जजमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, जैसे 63A आर्टिकल पे फैसला आया है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें तब्दील हो सकती है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये मेरा एक तज्जिया है जो गलत भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ पार्लियामान कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करने का ना सिर्फ इख्तियार रखती है, बल्कि अहलियत भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है कि वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। उसकी रीजन ये है कि जो ये 26वीं तरमीम बनाई गई है, इसको ताबे होना चाहिए था आर्टिकल 227 के, इसको ताबे होना चाहिए था आर्टिकल 8 के, इसको ताबे होना चाहिए था इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के, इसको ताबे होना चाहिए था आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के, और इसके अलावा आर्टिकल 185 सब आर्टिकल एफ है, शायद 2F है। तो उनसे ये रिपग्नेंट है। इसी वजह से हुकूमत को अब तशवीश भी है कि वो तमाम लेकुनाज और डेफिशिएंसीज जो अमेंडमेंट के अंदर रह गई थी, शायद उसको लेकुनाज को फिल करना चाह रहे हैं या उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं, इसलिए ये तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो सकती है, और अगर स्ट्राइक डाउन हो गई तो फिर तो जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस भी नहीं रहेंगे, फिर तो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए एक बार फिर से इम्कानात रोशन हो सकते हैं कि वो चीफ जस्टिस बन जाए। आपने तो मेरे से भी ज्यादा समझदारी की बात कर दी। मैं आप ही की बात को ऑन करता हूँ, और लगता मुझे भी ऐसे ही है कि अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाती है और 63A वाली जजमेंट, चूंकि उसके अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके तहत जो कमेटी बननी थी वो कमेटी गलत कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। अगर वो कमेटी का बनना गलत कॉन्स्टिट्यूशन था तो फिर बेंच भी गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और फिर उसके बाद फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो भी रिवर्स हो जाती है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट लाई गई थी, अगर वो दरियाबुर्द हो जाती तो सारा का सारा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो भी दरियाबुर्द हो जाएगा। लेकिन रियासत अली आज़ाद साहब, हुकूमत शायद इसी को फोर्सी करते हुए जजेस की तादाद भी 17 से 23 करना चाहती है। क्या इसके पेश नज़र है कि अगर फुल कोर्ट बिठा दिया जाता है 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया और उसको फुल कोर्ट सुनती है, ये पूरी स्ट्रेंथ होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो कम अज़ कम वहाँ पर जो है मामलात को कोई अपने हक में किया जाए, यानी जजेस की कॉम्पोजिशन कुछ इस अंदाज में हो कि हुकूमत को सपोर्ट मिल सके। क्या बादी नज़र में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं लगाया है, लेकिन वो आइन और कानून पे चलने वाले जज हैं, और जो बाकी जजेस आएंगे क्या वो किसी और मुल्क से जजेस आएंगे? वो इसी लीगल फर्टेनिटी में से आएंगे ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन मैं समझता हूँ कि वकला जो है वो हमेशा आजाद मंच जजेस को सपोर्ट भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं। हमने कभी भी नौकरी पेशा जजेस को ना सपोर्ट किया है, ना उनको एज ए जज तस्लीम किया है। हम वो कहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चले, और हुकूमत वाकईतन ऐसी चीजें फोर्सी कर रही है जिसकी वजह से वो जजेस की तादाद भी बढ़ाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि किस किस पहलू से वो इस चीज को कवर करेंगे, किस किस महाज पे ये जाके करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, आजाद इदारा है, और जजेस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे।
मेला फाइटिंग पे मबनी जितनी भी लेजिस्लेशन या कोई एक्ट किया जाएगा तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको अपहेल्ड ना करे। रियासत अली एजाज साहब, लास्टली इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए किसी वकला तहरीक की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर प्रोसेस फॉलो कर लिया जाए तो ये आसानी से हो सकता है, इसके लिए किसी वकला तहरीक की ज़रूरत नहीं? देखिए, हमने वुकला एक्शन कमेटी बनाई थी ऑल पाकिस्तान, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन आ गए जिसकी वजह से अगला हम लाएमल नहीं दे सके। अगर मजीद गवर्नमेंट कोई ऐसे इकदाम उठाती तो तहरीक चलाने के बहुत ज्यादा रोशन इम्कानात है और ऐसा हो भी सकता है और होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई पर इस वक्त डील के इल्जामात लग रहे हैं और जाहिर है कि बुशरा बीबी की रिहाई को बानी पीटीआई के लिए सबसे बड़ा रिलीफ करार दिया जाता रहा है और इनकी रिहाई को भी डील की नज़र से देखा जा रहा है। और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है। दी न्यूज़ की खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार जाएगा। वो काम की जानिब से उनको आगाह किया गया कि बुशरा बीबी की अटियाला जेल से रिहाई के बाद उनकी महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने की खातिर उनके लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। इन ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को बताया गया था कि बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताहम ये मालूम नहीं कि जिन लोगों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता करके बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था उनको अली अमीन गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई है या नहीं। खबर के मुताबिक पीटीआई के एक रहनुमा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बानी पीटीआई की अहलिया को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था। दी न्यूज़ के मुताबिक पार्टी के अंदर ये बातें चल रही हैं कि बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वो 3 लोग हैं जिन्हें इल्म होगा कि बुशरा बीबी को क्यों और किन शराइत पर गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जाने दिया गया है। अब खबर के मुताबिक तो बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा मालूम हो रही है, लेकिन राजा ने कुछ रोज़ कबल डील की तरदीद करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कोई डील नहीं हुई है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, हुकूमती उहदेदार है राना सनाउल्लाह, इस मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की दोनों जो बहनों की ज़मानत का मामला है, इसमें ये डील वाली बात बिल्कुल गलत है। डील किससे होनी है? हमसे ही होनी है, दूसरी तरफ हम ही हैं, तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डील की बात नहीं है। अब बहरहाल हुकूमत तो पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद कर रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कहा जाता है कि वो ताकतवर हलकों के करीब हैं और जब वो जलसे जुलूसों के दरमियान गायब होते हैं तो फिर पसे पर्दा बानी पीटीआई को लेकर बैकडोर राब्ते भी करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है तो फिर बानी पीटीआई ने तो अपने मौक़िफ़ से तो बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। बानी पीटीआई का तो ये दावा है कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, चाहे उनको सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़े। लेकिन फिर एक वक्त आया जब बानी पीटीआई ने ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि उनके जेल में भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, तो ऐसे में मुमकिन है कि इस बार कोई डील हुई जिसके नतीजे में बुशरा बीबी को रिहा किया गया हो, और ये भी ऐन मुमकिन है कि अब बानी पीटीआई की सेहत का जवाज़ बनाकर उनकी रिहाई की भी कोशिश की जा रही हो। लेकिन दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर हुकूमत को ललकारते हुए कह रहे हैं कि अब अगर जेल में बानी पीटीआई से मुतालिक मज़ीद कोई शिकायत मिली तो पूरा मुद्दा दिया जाए। अब ये 2 तरह की हिकमत अमलियाँ हैं, एक वो हिकमत अमली है जो पब्लिकली जाहिर की जाती है अवाम के अंदर अपने वोटर सपोर्टर्स को, और दूसरी हिकमत अमली वो है जो पसे पर्दा इस्तेमाल की जाती है और जिसका सिर्फ क्लोज़ सर्कल को ही पता है, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, जिसमें बुशरा बीबी भी हैं, जिसमें इमरान खान भी हैं। और ये सारी बातें जो पसे पर्दा हो रही हैं, लगता ये है कि इन्हीं तीनों के माबैन है और इन तीनों को पता है कि क्या हो रहा है, किस कॉस्ट पे हो रहा है, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ की या किसी अरेंजमेंट की या किसी सेटलमेंट की, या फिर जैसे उर्फ़ आम में डील कहा जाता है उसमें कोई हकीकत भी मौजूद है या नहीं। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें गरीब तबके की जिंदगियों को तंग कर रही हैं। बिजली के बढ़ते बिल की वजह से आवाम इन बिल्स की अदायगी नहीं कर पा रहे। ऐसे में वो लोग जो अपने बिल की अदायगी फौरी नहीं कर सकते थे, वो बिल की किस्त के जरिए से यानी किस्तवार अपने बिल किसी हद तक अदा कर लिया करते थे, लेकिन अब ये सहूलत भी उनसे छीन ली गई क्योंकि अपने बिजली बिलों की अदायगी के तरीक़ाकार में तब्दीली पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। नए तरीक़ाकार के तहत सारिफीन अब साल में एक ही बार बिलों पर किस्त अदा कर सकेंगे। नेपरा ने मई 2024 को डिस्कोस के सर्विस मैनुअल में तब्दीली की मंजूरी दी थी और अब नेपरा की हिदायत पर डिस्कोस ने 1 अक्टूबर से अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। अब बिल जमा कराने की मुकर्ररा तारीख के बाद किस्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी और अगर किस्त मुकर्ररा मुद्दत में अदा की गई तो लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा, जबकि मुकर्ररा तारीख तक बिल जमा ना कराने पर 14% सरचार्ज अदा करना होगा।
अब बढ़ते बिल से पहले ही अवाम खुदकुशियां कर रहे थे और अब उनसे किस्त की सहूलत छीन कर उनकी जिंदगियों को मजीद अजीरन बना दिया गया है। यह भी एक जो नेपरा की जानिब से यानी हुकूमती ईमा पर अमल में लाई गई है, ये सहूलत क्यों छीनी गई है, इसके पीछे हिकमत अमली क्या कार फरमा है, यकीन फैसला साजी बेहतर जानते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।